हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब। किसी तारुफ के मोहताज नहीं, बैनुल-अक़वामी मुहक्किक हैं। बहुत सारे मकाले इन्होंने लिखे हैं जो बैनुल-अक़वामी जरीदे रिसालों के अंदर छपे हैं। वेलकम करता हूं सर आपको शो में। जी बहुत शुक्रिया अली भाई। डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि मैं आपके सामने कुछ तल्ख़ हक़ाइक़ और माज़ी करीब, जिसके माने ये हैं कि हाल से ज़्यादा दूर की बातें नहीं हैं, इनके बारे में दो नुक्ते हैं जिनको लेकर चलूँगा, दो वाक़यात हैं, दो मामलात हैं जिनको लेकर चलूँगा, फिर मैं आपको आगे लेकर चलता हूँ। पहले ये दो नुक्ते आपके सामने रखता हूँ। एक बहुत बड़ा माजरा, कहानी, मामला, ड्रामा आप कह लें या कुछ भी आप कह लें, जो भी अल्फाज आप खूबसूरत या बुरे इस्तेमाल करना चाहें। आपने कहा आपके मुल्क में लोकस्ट अटैक हो गया और एक बहुत आपके जितने एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट्स थे उन्होंने आकर इस पर लंबी लंबी तकरीरें की और बताया हमारे जीडीपी को कितना बड़ा नुकसान होगा, और कुछ ने तखमीना अरबों डॉलरों में बताया। तो आप मुझे ये बताएं कि सबसे पहला तो ये आपने, मैं इसे कहूंगा कि आपने कहानी बुनी। उसकी वजह यह है कि आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट के लोकस्ट अटैक हुआ, आई एम ट्राइंग टू से दैट पीपल वर नॉट विलिंग टू लिसन टू योर वर्जन। और दूसरी बात, आपने पिछले साल कहा कि सैलाब आए और सैलाब के नतीजे में फिर आपने कहा कि आपकी जीडीपी के लॉस जो है वो इन बिलियंस हैं, और इमदाद आपको एक पोल्ट्री सी अमाउंट मिली। लोकस्ट वाली तो भूल ही जाएं, वो तो हुई नहीं, पता नहीं उन एक्सपर्ट्स ने क्या बातें की। तो सर पहले ये दो चीज़ें क्लियर करें कि वेस्टर्न एक्सपर्ट्स शायद आपकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि उनके अंदर भी एम्पैथी है। अगर उनको यकीन होता कि इतनी बड़ी फूड इनसिक्योरिटी का चैलेंज है और आप सच बोल रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से तो वो अकोमोडेट करते। क्या कहते हैं आप? जी मेरे ख्याल में अली भाई हम लोग बिल्कुल सीरियस नहीं है। आप इंट्रोडक्शन के अंदर बड़े आपने फैक्ट्स और बड़े कड़वे जो सच हैं वो आपने बताए हैं। और जहां तक रही जो एग्रीकल्चर एक्सपर्ट्स हैं या जरी माहरीन जो हैं, उनकी माहरियत या उनके माहराना जो वो कह लें एक्सपर्टीज, उसका फायदा क्या कि अगर वो वक्त से पहले जो मुल्क के अंदर इकनॉमिक शॉक से रिगार्डिंग एग्रीकल्चर आ रहा है या आने वाला है उसको भांप नहीं पाए। बाकी नुकसान जो है वो देखें, अगर 10 बिलियन का होता है, 15 बिलियन का होता है, तो हम चीजों को फिर मैनिपुलेट भी करते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे अभी आपने अमदाद की बात की, अमदाद मांगना तो हम अपना हक समझते हैं। आज भी बयान था खुर्रम दस्तगीर साहब का कि अगर IMF से हमें कर्जा नहीं मिलता तो हमारा रिलायंस जो है वो चाइना के ऊपर और बढ़ जाएगा। तो मैं सुबह एक दम के लिए दंग रह गया कि इस तरह का बयान देते हुए इनको जरा भी अपनी खुददारी जो है उसके बारे में ये सोचते नहीं है। और अगर रिलायंस आपका है भी तो यार कम से कम उसको अपने तक रखो, उसको इतना ओपन करने की जरूरत क्या है। जहां तक बात दूसरी लोकल से आप अटैक की बात करें, देखें ये कोई नई बात तो नहीं है, ये तो हर साल आपके साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स होते हैं। हर साल सैलाब भी आते हैं, चाहे वो मौसमी हो चाहे वो गैर मौसमी हो, चाहे वो वक्त पे हो चाहे वो जब जरूरत उनकी नहीं तब हो रहे। और आजकल आप देखें पिछले चंद सालों से गंदम की फसल जब दाना बनने का टाइम आता है या उसके दाने के अंदर दूध बनने का टाइम आता है तो बारिशें शुरू हो जाती हैं। तो हमें सोचना चाहिए कि ये जो चेंज आ गया बारिशों के अंदर बेवकत, उसकी वजह क्या है। क्या हमने कभी उसके बारे में सोचा? कभी नहीं। ये बेहंगम बेजा हर जगह कंस्ट्रक्शन और जरी जमीनें जहां वो काट करके हाउसिंग सोसाइटी बनाते जा रहे हैं। आपने जंगलात काट दिए। जब पाकिस्तान बना था तकरीबन 22.5% के ऊपर जो टोटल रकबा था उस पर जंगलात थे, जिसको काट काट के इतनी तरक्की की को 22 या 5% जो है वो 4 या 2% रह गया है। तो फिर मेरे ख्याल में आपने अपना मुकद्दर जो है वो खुद काटा अपने हाथों से। तो फिर आपको तो शिकायत ना क्लाइमेट चेंज की होनी चाहिए, ना आपको जो एनवायरनमेंट आपका खराब हो रहा है उससे होनी चाहिए, ना जो बेमौसमी बारिशें हो रही हैं उससे होनी चाहिए, ना आपको शिकायत ट्रेडिशनल का जो हमला हुआ उससे होनी चाहिए। वजह यह है कि आप अपनी तबाही जो है खुद अपने हाथों से उसकी बुनियाद रख रहे हैं। और बुनियाद बल्कि रखे थी आप तबाही जो है उसको आपने दरवाजे पे दावत दी हुई कि आप आ जाओ और हमें आके तबाह करो। आज मैं सुबह पंजाब सिंध की तरफ से एक बयान पढ़ रहा था, जो CM सिंध है वो ये कह रहे थे कि हम जनाबे वाला अब जो चावल की फसल कहते हैं उसको हमने काश्त नहीं करना क्योंकि हम तबाही से बचना चाहते हैं। मुझे ये बताइए कि जो सैलाब का पानी है क्या आपने उसको मैनेज कर लिया अभी तक? वो शुरू में तो आप कहते रहे लीजिए हमें वीनस जो है उसके वो नजर आ रहे हैं या उसका मंजर पेश किया जा रहा है। मुझे कभी कभी इनके जो मजायका के बयान है मुझे उसके ऊपर हंसी आती है कि इनकी अकल जो वो कहाँ चली गई है और ये किस चीज से तशबीह दे रहे हैं। अच्छा, लेकिन देखिए मैं आपने बड़ा अहम नुक्ता एक मेंशन कर दिया, क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती तब्दीली का। अब आप देखें जब से माहौलियाती तब्दीली पर गुफ्तगू हुई, मतलब बैनुल-अक़वामी सतह पर आपको पता होगा
क्या कहते हैं उसको, बैनुल अक़वामी इजलास हुआ इस मौजू पर और हमें नोटू मिल गए, पैसे मिल गए हमें। उसके बाद किसी ने माहौलियाती तब्दीली के ऊपर नेशनल लेवल के ऊपर कोई बात नहीं की। आपने चेक किया इस बात को? मेरे ख्याल से फिर उसके बाद मैंने नहीं देखा। नहीं अली भाई, ये वही बात है मैं आपसे बात कर रहा हूं ना। मैंने अपनी शुरुआत यहां से की कि हम लोग सीरियस ही नहीं है। हाँ, मैंने कहा आप नेशनल लेवल पॉलिसी आप बनाएंगे नोट लेने के बाद, जब आप सीरियस होंगे। हाँ। और जब आप सीरियस होंगे तो मेरी बात सुने, जो 22.5 पे जंगलात का हिस्सा है जिसको काट काट कर 4.2% पे लेके आ गए हैं, तो आप जब सीरियस आप कहेंगे यार हमें मुल्क में प्लांटेशन करनी चाहिए, हमें जंगलात जो हैं वो उसको बढ़ाना चाहिए। अच्छा, एक चीज आपसे मालूम करनी थी, अपने घर के अंदर दरख्त लगाएं, अपने मोहल्ले में दरख्त लगाएं, अपने गांव में दरख्त लगाएं। हाँ, ये मैं कह रहा हूं। देखें, आप चूंकि रूरल डेवलपमेंट के मौजूआत के ऊपर बात भी करते हैं, तो एक चीज मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था। बिलियन ट्री सुनामी आई, बहुत अच्छी बात है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर काफ़ी दरख्त वगैरह लगे, मैंने सुना है कुछ और नदर्न एरियाज़ में भी लगे। लेकिन आपने अंडरस्टैंड करना है कि हाई ऑल्टीट्यूड फॉरेस्ट की नहीं ज़रूरत पाकिस्तान को। हाई अल्टीट्यूड फॉरेस्ट की अपनी अहमियत है, लेकिन इंडस प्लेन्स के ऊपर भी तो फॉरेस्ट हैं जिनका आपने कल्लाकुमा कर दिया। हमारी पाक स्टडीज़ की किताब में लिखा हुआ है, आपने उगाने के लिए दीगर सब्जियां, अजनास वगैरह, आपने उसको रिकवर किया। उसकी रिकवरी पर क्या काम किया? क्या सिर्फ हाई अल्टीट्यूड फॉरेस्ट ही होता है दुनिया में? क्या इंडस प्लेन्स के फॉरेस्ट की कोई वैल्यू नहीं है? देखें जी, पहले मैं आपको करेक्ट कर दूं, ये आप कहते हैं कि बिलियन जो सुनामी ट्री मंसूबा था, हाँ। मैंने केपी के तकरीबन 75% जो घुमा फिरा है, मुझे वो मंसूबे के दरख्त कहीं नजर नहीं आए। अगर कहीं आपको नजर आए तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। मैंने बड़ी कोशिश किया कि मैं एक का दरख्त जो पकड़ लूं, लेकिन मुझे नहीं मिला। हाँ, हुआ ये है कि देखें, आप मंसूबा जब लगाते हैं तो आप ये सोचते हैं कि वो एरिया जहां पे दरख्त साजी कह लें कि जो बंजर एरिया उनको हम काबिल काश बनाए या वहां हम ये काम करें। आपने दरिया के अंदर जहां ऑलरेडी दरख्त थे वहां आपने एक पौधा लगा दिया, तो हमने कहा जी हमने बिलियन ट्री इस्लामी मंसूबा जो यहाँ से शुरू किया। बात वही पर सीरियसनेस की आ जाती है। हाँ, ये बात भी आपकी ठीक है कि बाकी जो आपका एरिया है उसके ऊपर आपने कितना सर फॉरेस्ट के भी दो देखे ना इसमें। हमारे यहाँ आपने देखा होगा पाक स्टडीज के अंदर उन्होंने कहा कि दो, मैं रेफरेंस इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि पाक स्टडीज जबरदस्ती पढ़ाते हैं ना। उन्होंने कहा साहब दो एरियाज हैं, एक वो है जहां फॉरेस्ट कट किया टिम्बर के लिए, वो तो हो गया जहां लकड़ी के लिए किया। एक जगह फॉरेस्ट कट किया क्लियर करने के लिए लैंड, ताकि वहां पर जो है वो फल अजनास वगैरह उगाए जा सकें। यानी दो जगह हमने देखा है कि फॉरेस्ट जो हैं वो इन्होंने मिटाए हैं। तो जो आपने बताया कि अब 4.2% रह गए, इसमें कुछ हिस्सा जो था वो टिम्बर वाला था, कुछ हिस्सा वो था जो ये अजनास और फल उगाने के लिए इस्तेमाल किया। तो एक को रिकवर करने पे कुछ चेंज होगी ना उसमें। अली भाई ये तक पहले आप कहते हैं जमीन की कटाई, जंगलात की कटाई करते थे, वो टिम्बर लकड़ी जो थी उसके लिए। उसके बाद हमने क्या किया कि जो सही अजनास थी उसको हमने डिमिनिश किया और उसकी जगह हमने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी कि अब जो आपके जंगल जो कट रहे हैं वो कंस्ट्रक्शन के लिए, हाउसिंग सोसाइटियां बनाने के लिए बन रही है। ये थर्ड कैटेगरी आ गई, ये थर्ड मेजर कैटेगरी आ गई। अच्छा अच्छा। और ये आप देखें थर्ड कैटेगरी में हुआ क्या कि जमीन तो जो आपकी कम हो रही है वो ठीक है, जो आपके जंगलात कम हो रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन जो फूड एंड सिक्योरिटी का मसला जो पहले कभी माइनर सा था अब वो बहुत बड़ा मसला बन गया है। और आप आने वाले सालों में देखिएगा कि इस मुल्क में होता क्या है। अब ये तो बड़ी अजीब सी बात है डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, क्योंकि मैं और आप काफ़ी अरसे से यही कह रहे हैं कि देखो थोड़े अरसे में फिर होगा क्या, और फिर वो हो जाता है और फिर अवाम हमारी तरफ देखती है कि जी ये तो फिर और बिगड़ गए मामला जैसे आपने कहे थे। अच्छा मेरी एक बात सुने, पेशगोई तो हम कर देते हैं, पेशगोई हमारी सच भी निकल आती है, अवाम क्यों नहीं मानती, अशराफिया क्यों नहीं मानते, इंटेलेक्चुअल्स क्यों नहीं मानते? कितने अरसे से आप शोर मचा रहे हैं। आपने ये बात की कि एग्रीकल्चर जो हमारी ऑफ टेक है वो लो होगी, आपने कितनी दफ़ा प्रोग्राम में बोला कि हमारी यील्ड कम हो रही है, मसले मसाइल होंगे, आपने कहा डिस्पैरिटी क्रिएट हो रही है, वाटर का आपने काफ़ी दफ़ा जिक्र किया, मईशत के बारे में आपने बहुत सारी बातें बताई। सर ये हमारे लोग मानते क्यों नहीं है? जब हो जाएगा तो उसके बाद बोलेंगे डॉक्टर शहबाज आप बिल्कुल सही कह रहे थे। वजह उसकी सर ये देखना, जब भी कोई काम अपने प्रोपोगेट कर दें, अभी आप देखें 1 महीना पहले की खबरें पढ़े, अखबार देखें, उसमें कहा जा रही है इस दफा फिर जो गंदम की फसल बड़ी भरपूर हुई है। ये पिछले साल भी इन दिनों कहा गया था, उससे पिछले साल भी इन दिनों कहा गया था। मेरा सवाल ये है कि जब फसल बड़ी भरपूर हुई है तो फिर जो रशिया से कार्गो आ रहे हैं गंदम के वो क्यों आ रहे हैं, जो यूक्रेन से कार्गो आ रहे हैं गंदम के वो क्यों आ रहे हैं?
अगर बड़ी भरपूर फसल होगी तो फिर आपको जो लोकल प्रोडक्शन है उससे काम चलाना, उससे अपने जो डोमेस्टिक डिमांड उसको पूरा करना चाहिए। फिर आप इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं? तो वजह यह है कि हम लोग चूंकि वो चटपटी खबरों के अंदर वक्ती तौर पर बड़ा बिजी रहते हैं, तो हम कहते हैं ठीक है यार, लेकिन फिर जब होता क्या है कि उसी गंदम की वजह से जो आपका बड़ी वाफर मिकदार में होती है, स्कैंडल भी खड़े हो जाते हैं। गंदम का स्कैंडल अलहदा, फिर आटे के स्कैंडल अलहदा, फिर आटे की कीमतों के अंदर इजाफे के स्कैंडल जो हैं वो अलहदा। तो एक इशू जो है उसको उजागर किया जाता है पिछला इशू दबाने के लिए, फिर एक नया इशू और उजागर किया जाता है ताकि जो पिछला इशू उसको खत्म किया जाए। तो इशू दर इशू जो है वो उसके ऊपर काम हो रहा है, उसमें प्रोपोगेशन की जा रही है, और लोग जो है वो भी तमाशा दे रहे हैं कि ठीक है जो चल रहा है चलने दें, बाकी कल का देखेंगे क्या होगा। अच्छा, एक और चीज़ की जानिब अब आपको लेकर आता हूँ। बात काफ़ी अरसे से, चूँकि अब ये दो ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर तो आपने आवाम को आगाह कर दिया, माहौलियाती आलूदगी के बारे में भी आपने हमें बता दिया। इन्होंने बात की और मेरे और आपके बचपन से यही बात कर रहे हैं कि जदीदियत और जदीद तकनीक लाकर किसी तरह एग्रीकल्चर के जो मामलात हैं उनको हम ठीक करेंगे, मैकेनाइज्ड फार्मिंग लेकर आएंगे। तो आप मुझे बताएं कि मैकेनाइज्ड फार्मिंग के मुतल्लिक कोई ख़ास काम, और आपने पिछली दफ़ा जिक्र किया था कि एक ट्रैक्टर को हासिल करने के लिए आपको किस किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा। तो सर ये संजीदा फिर नहीं है ना? मतलब मैकेनाइज्ड फार्मिंग के ऊपर क्या प्रोग्रेस है पाकिस्तान की, मुझे ये बताएं आप। देखें जी, जहां तक आप ये कह रहे हैं कि जो फार्मिंग है उसके अंदर जिद्दत लेके आई जाए, ये बात बिल्कुल ठीक है। बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, और जिद्दत मुझे तो अभी तक मेरे वालिद साहब जो है वही वो पुराना ट्रैक्टर और वही मशीन थ्रेशर इस्तेमाल कर रहे हैं। आपने ये जिद्दत देखनी है तो आप चाइना का विजिट करें, और आपको जो एग्रीकल्चर सेक्टर उसके अंदर आपको फिजिकली जिद्दत नजर आएगी। आपको ये नजर आएगा कि जो पर एकड़ यील्ड है उसके अंदर कितना इंक्रीमेंट लगा है। नहीं, लेकिन एक बात पक्की बताएं ना हमारे नाजरीन के लिए, आप पक्की बताएं, रूरल एरियाज को आपने विजिट किया है, अभी भी आप बता रहे थे केपीके का भी एक बहुत बड़ा एरिया आपने विजिट किया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बात बताएं, कहां आपने मैकेनाइज्ड फार्मिंग 100% यूज होते हुए देखी है, 80% यूज होते हुए देखी है, 50% यूज होते हुए देखी है, अनकन्वेंशनल जो तरीकाकार है उससे हटके? देखिए जी, मैं तो किसान का बेटा हूं, मैं तो अपने घर की बात करूंगा, मुझे किसी दूसरे को देखने की जरूरत नहीं है। कि मेरे वालिद साहब जो हैं वही 100 का जो पुराने आज से जो 20 साल तरीके थे उसी के मुताबिक गंदम की कटाई करते हैं, उसी के मुताबिक चावल की कटाई करते हैं, उसी के मुताबिक गंदम जब काश्त करके उसकी बिजाई करते हैं, उसी के मुताबिक वो चावल की बिजाई करते हैं। तो मेरे घर के अंदर ही जदीदियत नहीं है, तो मैं किसी दूसरे घर की बात क्यों करूं? डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब, बैनुल-अक़वामी माहिरीन पाकिस्तानियों को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की हुकूमतों को 80 की दिहाई से ये बार बार बता रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी माहौलियाती तब्दीली, मुकामी माहौलियाती तब्दीली, रिस्क टू वाटर रिसोर्सेज है। ये एक ऐसी सच्चाई है जिसके मद्देनज़र 80 की दिहाई में पाकिस्तान ने माहौलियात की वजारत बनाई, और आपको पता होगा कि माहौलियात के पहले वज़ीर आसिफ अली ज़रदारी साहब बने। तो बात यह है कि माहौलियात की अहमियत का अंदाज़ा उसी से लगाया जा सकता है। क्लाइमेट चेंज के ऊपर वो वहाँ के साइंसदान हमें काफ़ी अरसे से बता रहे हैं, क्योंकि हम हिमालय के ख़ित्ते में आते हैं तो ये जो पिघाल आएगा पहाड़ी बर्फ़ के अंदर, इसकी वजह से मौसम में इरेटिक चेंजेस आ सकती हैं। आप मुझे बताइए कि जिन चीज़ों को पाक स्टडीज़ की बुक के अंदर डिस्कस करना चाहिए था उनको किया नहीं, बात महज इसी के ऊपर की कि सन 710 में क्या हुआ। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सन 710 में जो हुआ सो हुआ, ये सन 2023 में क्या होने वाला है, इसके मुतालिक कोई बात क्यों नहीं की गई? और फिर साथ साथ उनकी पेशगोइयाँ सही भी निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। हर चंद साल के बाद सैलाब का आना, और अगर आप देखें बतदरीज सॉइल की क्वालिटी के अंदर चेंजेस आना, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। आज बहैसियत एक मईशतदान आप इसके बारे में बात कर रहे हैं, मुझे ये बताएं जो बहैसियत माहिरीन हैं उनकी आपने कोई मकाले पढ़े हैं इंटरनेशनल जिसके अंदर उनके मकाले या उनके रिसर्च पेपर्स ने ये बात की हो कि उन्होंने कितनी रिसर्च की है ऑन दी वेरियस सॉइल सैंपल्स जो कि मुख्तलिफ एरियाज़ में मौजूद हैं, उन्होंने कितनी तहकीक की है कि दरियाओं के अंदर जो बहाव कम हुआ है उसके नतीजे में क्या तब्दीलियाँ पाकिस्तान में रोनुमा हो सकती हैं? कोई पेपर्स आपकी निगाह से गुजरे हों, आप इतने सारे जर्नल्स का मुताला करते हैं? जी
जी, उसमें देखें सबसे बड़ी बेसिक बात है कि अभी ये टिकर चल रहा है हमारी इस वीडियो के दौरान, जिसमें ये मेंशन है कि 8 मिलियन एकड़ रकबा जो है आपका कह लें कि ज़ेरे काश्त ना होने की वजह से बेकार पड़ा। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है। तो देखें, जो आपके दरियाओं के अंदर रेत का इकट्ठा हो जाना या डैम का इकट्ठा हो जाना या आपकी वाटर मिसमैनेजमेंट है, वो तो इससे अगला स्टेप है। जो बेसिक चीज़ है, आपको पता है कि जब तक जमीन ज़ेरे काश्त नहीं होगी तो हमारी जो एग्रीकल्चर है उसकी प्रोडक्टिविटी या उसकी प्रोडक्शन के अंदर इजाफा नहीं होगा। हम तो अभी तक इस बेसिक स्टेप का ही फैसला नहीं कर पाए कि आया कि हमने जो जमीन का वो हिस्सा जो बेकार पड़ा हुआ है उसको हमने ज़ेरे काश्त लाना है या नहीं लाना। हम तो बेसिकली जो हमारी ज़ेरे काश्त जमीन है उसी के पीछे पड़े उसको कम करने में। भाई पहले तो ये मुझे बताएं ना कि ये हमें पाक स्टडीज में भी पढ़ाते थे। सॉरी मैं बार बार रेफरेंस दे रहा हूं कि कुछ जो है वो रिवर फेड है और कुछ रेन फेड है। जो रेन फेड है उसका सर्वे कहां है, ये तो हमें बताया जाए, क्योंकि रेन फेड भी तो कितनी सारी जमीन है, वो रेन फेड जमीन का सर्वे भी तो हमें बताएं। अली भाई, वो पढ़ाना और डिस्कस करना ये अलग चीज है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना ये एक अलग चीज है। बिल्कुल सही सही बात। तो शुरू से ही जो बात एक हो रही है, मुझे भी बैठे बैठे एक बात याद आ रही थी, वो जब हम बात कर रहे थे किसान की। बचपन में हम देखते थे कि जो आपके काउंसिल का चेयरमैन होता था या आपके गांव का चेयरमैन होता था, उसके पास कुछ जरी माहिरीन आते थे, वो पूरे गांव को इकट्ठा करते थे। किसानों के आए भी आपको डीएपी खाद के बारे में बताया जाए, आपको यूरिया खाद के बारे में बताया जाए, हमारे पास बीज नया चावल का है उसके बारे में बताया जाए। तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज काइंड ऑफ एजुकेशन टू फार्मर। आज वो चीज जो है बिल्कुल मंजर से गायब है, और उस चीज के मंजर से गायब होने की वजह से आप देखें कि आप के यहाँ गंदम की जो फी एकड़ पैदावार है वो 35 से 40 मन ज्यादा होती ही नहीं है। मतलब इस तो मेरे अबार साहब को मैंने कल पूछा कि मैं कितनी हुई है गंदम, तो कहते हैं 40 मन फी एकड़ हुई है, एंड ही वाज वेरी हैप्पी। दुनिया में लोग जो हैं 100 से 165 मन फी एकड़ गंदम की वो जो पैदावार है, आपके किसान 40 मन पे बड़ा खुश है। दुनिया में 165 तक जो उसकी कह लें गंदम की जो प्रोडक्शन हो रही है। तो ये है ना डिफरेंस, पढ़ाने में, डिस्कस करने में और इंप्लीमेंट करने में। जिन लोगों ने रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है उसको अडॉप्ट किया, चाहे वो आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, चाहे वो आपका सर्विस सेक्टर हो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो, तो वो आपके सेक्टर जो आगे बढ़े हैं। तो हमने बेसिकली जो बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है उसको एजुकेशन भी, मैं एजुकेशन होगी तो जाहिर सी बात है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज आपकी होंगी। अब जब रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर होंगी तो फिर आपकी पर एकड़ जो पैदावार है, वो चाहे गंदम हो, चाहे वो कपास हो, चाहे वो चावल हो, वो बढ़ेगी। तो वो पोर्शन सर, यू आर द 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड, 5th मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री इन द वर्ल्ड। आई थिंक फूड सिक्योरिटी इज अ मेजर कंसर्न फॉर योर कंट्री। मैं यही तो कह रहा हूं, दैट मीन्स एम्फोसिस ऑन एग्रीकल्चर इज एसेंशियल। मैं इसी वजह से तो कंफ्यूज हूं। हर बात पे कहते हैं ये 65% हमारा जो है वो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, और जनाब 5वीं सबसे ज्यादा बड़ी आबादी वाला मुल्क हम अब बन गए हैं, क्योंकि अब सेंसस के बाद जाहिर बात है नंबर, अगर इन्होंने हकीकी नंबर बता दिए शायद उससे भी ज्यादा हो, लेकिन 5वीं सबसे ज्यादा आबादी वाला मुल्क, क्या फूड सिक्योरिटी के लिए कोई वर्किंग के हिसाब से आपने देखा है तवज्जो? देखिए, 65% आपकी आबादी का है जिसको आप लेबर फोर्स या यूथ कहते हैं, उसका चूंकि इशू पे तो किसी दूसरी तरफ चला जाएगा, वो कल आपने सारा देख लिया है ना, ठीक है। उस 65% यूथ का जो लेबर फोर्स के अंदर है उसका होने का फायदा क्या, कि जब आपने उस यूथ को प्रॉपरली पॉजिटिवली आपने इस्तेमाल ही नहीं किया, जब आपने बताया ही नहीं यूथ को कि बेसिकली आपका फ्यूचर जो है वो इन चीजों में है, तो उस 65% होने का फायदा क्या। और ये 2005 से इट वॉज वेरी क्लियर कि पाकिस्तान के अंदर हंगर जो है वो दाखिल हो चुके हैं। 2005 की बात बता रहा हूं, आज 2023 है। मुझे बताएं 18 सालों में हमने वो जो हंगर थी उसके ऊपर काबू पाने के लिए कुछ किया, बल्कि हंगर डे बाय डे बढ़ती जा रही है आपकी, लेकिन हम बिल्कुल साइलेंट बैठे हुए हैं। ये अहम नुक्ते हैं, बिल्कुल अहम नुक्ते हैं, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको ये निगलेक्ट कर रहे हैं। कोई एक अकेली ये चीज़ तो नहीं है। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाह रहा था डॉक्टर मोहम्मद शहबाज साहब कि अगर आप देखें तो एक चैलेंज और भी है जिसके बारे में किसी ने डिस्कस नहीं किया। कल्टीवेटेबल लैंड पॉइंट ए इन टाइम पे क्या थी और पॉइंट बी इन टाइम पे क्या है, यह मालूम करना भी बहुत ज़रूरी है। इस वक्त जितना कल्टीवेटेबल है वो तो छोड़ दें, पहले जितना कल्टीवेट हो रहा था और आज कितना कल्टीवेट हो रहा है, इसके दरमियान डिफरेंस फाइंड करना भी तो ज़रूरी है। और अगर इसमें कमी आई है और आबादी में ज्यादती हुई है तो आप मुझे बताएं कि फिर उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा। मुझे एक बात बताइए कि ये 2 लाख आपकी रजिस्टर्ड एंड गैर रजिस्टर्ड जो हैं वो हाउसिंग सोसाइटीज काम कर रही हैं,
तो जाहिर सी बात है, अगर अब डे बाय डे नंबर ऑफ हाउसेस जमीन के ऊपर ज्यादा कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं, तो वो जो डिफरेंस है उस तरफ चला गया। होना ये चाहिए था कि जो कल्टिवेबल लैंड थी उसके ऊपर हमें फसलें ही काश्त करनी चाहिए थी, और वो जो जमीन जो ज़ेरे काश्त नहीं थी उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमें कंस्ट्रक्शन तरफ जाना चाहिए था, और उन गैर आबाद जमीनों को हमें आबाद करना चाहिए था। हम रहे वही, हम आबाद जमीनों के ऊपर ही घर बनाते रहे, वही सोसाइटियां बनाते रहे। अब यह है कि आपके पास कल्टीवेट करने के लिए लैंड का पोर्शन बहुत थोड़ा रह गया। ये बड़ा अहम नुक्ता छेड़ दिया है आपने, और उसके बारे में आगे आने वाले दिनों के अंदर भी कोशिश करेंगे हम ज़रूर बात करें। यहाँ पर हमारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ चाहता